गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेमोरी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने मेमोरी में कुछ एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी टाइप्स क्या हैं। गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे पहले वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा गाइस सबसे पहले मूव करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास होती क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के साथ। जो भी हमारे प्रोसेस जो मेमोरी के अंदर रेडी स्टेट के अंदर जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे एग्जीक्यूट होना होता है वो उनके साथ जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो कंट्रोल कर रही होती है कि किस प्रोसेस को आगे जाना है, किस प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट की रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको कैसे वो कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोसेस आपस में। तो ये जो सारा प्रोसेसेस को आपस में हैंडल कर रहे होते हैं, किस प्रोसेस को निकालना है, किस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की जरूरत है, किसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस किस बेस के ऊपर पहले आएगा, ठीक है। तो ये जो सारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स ये काम जो कर रही होती है ये आपकी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग है गाइस के मेमोरी मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास इस वजह ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका ओएस होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को, ठीक है, आपके हार्डवेयर और उसके साथ जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक जो मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है, जो प्रोसेसेस को, ठीक है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपका हार्डवेयर जो आप यूजर और हार्डवेयर के दरमियान आपको एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ना एग्जीक्यूशन टाइम को अफेक्ट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है जो आपके पास अवेलेबिलिटी है डाटा की मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर डाटा आपके पास मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो वो जो क्या होगा उसका एग्जीक्यूशन टाइम उतना फास्ट होगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या मेमोरी है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा इनपुट आउट सॉरी एग्जीक्यूट होने के लिए उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट है, आपके पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आते हैं, डेडलॉक्स आते हैं, इसके अलावा आपके थ्रेड्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके आ जाते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फीचर्स हैं, ठीक है, कि आपके किस तरह ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है ये तो आपको मैंने बता दिया मेमोरी मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो आपके जो सारे प्रोसेसेस होते हैं ना जो सीपीयू के अंदर जा रहे हैं उनको हैंडल कौन कर रहा होता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट ही हैंडल कर रही होती है। ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सारे प्रोसेस इसी ने हैंडल करने होते हैं, ठीक है। जो आपने एल्गोरिदम्स मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर बनाए हैं जिसमें LRU, MRU, FIFO, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये सारे एल्गोरिदम जो हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और एक और एल्गोरिदम हमने डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड द बैंकर्स एल्गोरिदम। वो बैंकर्स एल्गोरिदम इज बेसिकली बिलोंग्स टू द डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक को हम अवॉइड कैसे करते हैं, डेडलॉक भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है, ठीक है, कि आपके प्रोसेस के दरमियान डेडलॉक कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने अगर आपने मेरी डेडलॉक वाली वो बैंकर्स एल्गोरिदम वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके बैंकर्स एल्गोरिदम को ज़रूर देखिए और समझिए कि डेडलॉक होता है क्या और उससे हम कैसे अवॉइड करते हैं। अच्छा गाइस नेक्स्ट थिंग हम जा रहे हैं जी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिंपल आप कीवर्ड्स में याद रखें कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है जो भी आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं मेमोरी के अंदर वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस देखिए, हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो मेमोरी के अंदर होते हैं ना वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाते हैं और हम मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस मेमोरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो आइडियल ना रहे, ठीक है, हम सीपीयू को आइडियल होने से बचाते हैं, ठीक है। तो हम उसके अंदर इतने ज़्यादा प्रोसेसेस डाल देते हैं कि उसकी हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। लाइक हम जो है ना हम कहते हैं कि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये गाइस ग्राफ नज़र आ रहा हो तो आपको देखिए एक तरफ के ऊपर जो आपके पास एक्स एक्सिस है इस जगह मैंने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिया हुआ है और जो आपका वाई एक्सिस है इधर सीपीयू की यूटिलाइजेशन टाइम है।
समटाइम्स गाइस आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मींस नंबर ऑफ प्रोसेसेस को आप बढ़ाएंगे मेमोरी के अंदर, तो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन सम टाइम एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मजीद नहीं बढ़ पाएगी और वहां से स्टार्ट हो जाएगी डाउनवर्ड्स, ठीक है, ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा स्टेज जिसके ऊपर आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज होना शुरू हो जाए, उस स्टेज को कहा जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है कि आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते गए, आपने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को इंक्रीज करते गए मेमोरी के अंदर, तो एक टाइम ऐसा आया कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अब मजीद इंक्रीज नहीं हो रही। क्या हुआ कि वहां पे ही एकदम उसके अंदर थ्रेश आ गया, ठीक है, वो डाउनवर्ड्स आ गई। और ये जो प्रोसेस होता है इसको थ्रेशिंग कहा जाता है, ठीक है। आपकी डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग, ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, हमारे पास हम कुछ क्वेश्चंस भी मौजूद है। देखिए ये जिस तरह एग्जांपल है गाइज आपके पास, इसके अंदर होता है क्या है गाइस, सबसे पहले देखिए आपके पास मेमोरी, आपके पास 8 MB रिक्वायर्ड है और प्रोसेस आपके पास 4 MB के, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये होती कैसे, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन हम कैसे इंक्रीज करते हैं। देखिए जितने भी आपके पास मेमोरी जितने भी साइज की होती है ना, उसको आप डिवाइड कर देते हैं जितने भी आपके पास प्रोसेस है। देखिए 8 MB की मेमोरी है और 4 MB का आपके पास प्रोसेस है, दोनों को डिवाइड करें कि आपके पास के दो आ जाते हैं, ठीक है, दो प्रोसेस। अब देखें ये जो लिखा है ना, वेट फॉर इनपुट आउटपुट, इस ये जो के है ना, ये के कांस्टेंट है, ठीक है। आप के कोई भी सपोज ले लें, मतलब 50% आपका प्रोग्राम जो है वो चल चुका है, ठीक है, 30% रह गया। तो हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन चेक करते हैं। सीपीयू की यूटिलाइजेशन कैसे चेक करते हैं गाइस, हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस टोटल। देखें टोटल हम 1 क्यों लेते हैं, देखिए 100% होता है ना टोटल, 100% में से हम चेक करते हैं ना रिमेनिंग, जिस तरह हमारे पास ये था 70% के की वैल्यू गिवन, तो मतलब 1 है, 1 में से मैंने चेक करना है जी, मतलब 70% है, तो अगर मैं इसको उसमें फ्रैक्शन फॉर्म डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास 0.7 बनता है, ठीक है। तो मेरे पास 70% प्रोग्राम मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अगर टोटल 1 है, ठीक है, 1 में से अगर मैं माइनस करूँ जी 0.7 को, उसका फार्मूला होता है के डॉट के विच इज के स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर मैं 70% को डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मेरे पास बनता है 0.7 का स्क्वेयर, के स्क्वेयर है, तो पॉइंट वो 0.7 स्क्वेयर, ठीक है। तो जब मैं उसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरे पास सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो 57% हो चुकी है, ठीक है। क्या किया आपने, सिर्फ 70% अभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, अगर मैं मूव करूँ, देखिए अगर मैं इसको रेज कर लूँ कि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, बल्कि 1 मिनट में इसको मजीद थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा गाइस आप चेक करें, देखिए हमारे पास अब मेन मेमोरी का जो साइज है वो 16 है, जबकि प्रोसेस का साइज कितना है 4। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैसे निकलेंगे, मेन मेमोरी को प्रोसेसेस पे डिवाइड करेंगे, 4 प्रोसेसेस आ गए आपके पास, ठीक है। अब देखें के की अगेन वैल्यू हमारे पास वही 70% है, ठीक है। 70% हम लेट से कहते हैं कि प्रोग्राम चल चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। 30% रह गया है। अगर देखें, आप देखें जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपने मेमोरी का साइज बढ़ाया और नंबर ऑफ प्रोसेसेस और ऑटोमेटिकली बढ़े, ठीक है। लास्ट टाइम आपके पास 4 MB की क्या थी, 8 MB की मेमोरी थी, और ठीक है 4 MB के प्रोसेस थे, तो दो प्रोसेसेस थे। अब आपने प्रोसेस क्या किए, बढ़ा दिए, ठीक है, मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दिया। देखिए जैसे जैसे मेमोरी का साइज इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली प्रोसेस उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस जैसे ही आपने बढ़ाए, ठीक है, आपने मेमोरी का साइज बढ़ाया, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके पास अब 4 हो गए। देखिए जब 4 हुए तो आपके पास 70% तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। 70% अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो मुझे 0.7 मिलता है, ऐसे ही है 0.7। देखिए 0.7, अब देखिए आपने देखिए प्रोसेस का साइज क्या था, 4 था ना, 4 प्रोसेसेस है ना, तो के की पावर 4 आ गया। अगर 2 प्रोसेसेस आपके आएंगे तो के की पावर 2 होगा, ठीक है। अगर 6 आएंगे तो क्या होगा, के की पावर 6 होगा, ठीक है। तो देखें जैसे आपके पास 4 प्रोसेस है, अब जब के की पावर 4 में आया ना 0.7, तो अब आप देखिए लास्ट टाइम आपके पास था 57%। अब जैसे जैसे आपने मेमोरी का साइज बढ़ाया, आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके पास सीपीयू की यूटिलाइजेशन पावर भी इंक्रीज हो गई। देखिए 57 से 76% हो गई है। तो इस तरह आप सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं, आप मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
और उससे क्या होता है, आप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस आपको मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज होंगे, तो मैंने आपको बताया है कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं मेमोरी के अंदर, वही एक्चुअली हमारे पास DOM कहलाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसी तरह अगर आप गाइस फॉर एग्जांपल मेमोरी का साइज फॉर एग्जांपल 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 ले लेते हैं और आपके पास प्रोसेस जो है वो 4 ही रहते हैं, ठीक है। अब आप जब इसको एक डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5। मतलब 5 का क्या मतलब है, ठीक है, 5 प्रोसेस हो गए, लास्ट टाइम 4 थे, अब 5 हो जाएंगे। तो जब आप के को वही 0.70% आप सपोज करने के एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आप गाइस अंदाजा करें कि अगर आप 0.7 को 5 में जब लेंगे ना, पावर ऑफ 5 में, और उसमें से 1 को माइनस करेंगे, तो आप 80% और 80% से ज़्यादा देखेंगे। तो इसी तरह आप सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो वो जो स्टेज होती है जिसके अंदर आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज करना शुरू कर देती है, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग का ये कॉन्सेप्ट है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह गाइस अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ मेरे मेमोरी की टाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर हमारे पास कॉन्टिजियस मेमोरी होती है और नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है कॉन्टिजियस मेमोरी और एक होती है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी, ठीक है, नॉन सीएम। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप्स, कॉन्टिजियस मेमोरी क्या होती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फिक्स और एक होती है वेरिएबल। फिक्स को गाइस याद रखें, फिक्स को हम एक और नाम देते हैं जिसको कहा जाता है, आप प्रोग्रामिंग के अंदर नाम से वाकिफ होंगे, स्टैटिक, जो कि चेंज नहीं होता, ठीक है। और सेकंड जो आपका कहलाता है वेरिएबल, विच इज कॉल्ड डायनेमिक, ठीक है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक, तो दो नाम होते हैं, ठीक है। इसको आप फिक्स या वो भी कह सकते हैं या डायनेमिक डायनेमिक भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, फिक्स के अंदर क्या होता है, आपके पास देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऊपर नीचे आपके पास प्रोसेसेस हैं सारे, और देखें हर एक प्रोसेस, जो हर एक ब्लॉक है जो मेमोरी का, ठीक है, वो 5 KB का है। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज को डिस्कस करें वो है फिक्स। फिक्स मीन्स के मेमोरी साइज उसके अंदर फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। तो हर एक का देखिए 5 KB है, 5 KB है, 5 KB। प्रोसेस P1, ठीक है, P1 का साइज क्या है, 3 KB। 3 KB स्टोर हुआ, 2 KB की स्पेस बची, ऐसे ही हुआ ना, 2 KB की स्पेस बच गई। सेम लाइक अगर प्रोसेस 2 इसके अंदर स्टोर होता है 2 KB का, तो 3 KB इसमें से बच गया। प्रोसेस 3 जो है 6 KB का है। अब देखिए गाइस, प्रोसेस 3 6 KB का है। इधर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ कि देखें जब 6 KB है और आपके पास स्पेस 5 है, अब देखें साइज तो फिक्स है, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अब आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है, 5 KB इसकी है, 5 KB इसकी है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस 6 KB को ब्रेक कर दें, मतलब 3 KB आप इस ऊपर वाली में स्टोर कर दें और 3 KB आप नीचे वाली में स्टोर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप 3 KB नहीं स्टोर कर सकते। ये जो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते ना, ये जो आप इस प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते, इसको कहा जाता है स्वैपिंग, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है गाइस, हमारे पास, सॉरी, इसको स्वैपिंग नहीं, इसको स्पैनिंग कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, इसको कहा जाता है स्पैनिंग, सॉरी स्पैनिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है स्पैनिंग, ठीक है। और एक होती है स्वैपिंग, वो आपकी लॉन्ग टर्म स्केड्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है, कि आपका प्रोसेस जो होता है वो स्वैप कर जाता है, ठीक है, एक प्रोसेस से सीपीयू से स्वैप करके आप वापस उसको रेडी क्यू में ले आते हैं। तो जो आप इस प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते ना, मतलब इस 6 KB है तो आप ये 5 और 5 KB के अंदर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको कहा जाता है स्पैनिंग, ठीक है, जिसमें आप प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते, और ये नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर अलाउड नहीं होती, ठीक है। और याद रखें कि ये जो आपकी 2 KB की स्पेस बच गई है ना, ये 3 KB की स्पेस बच गई है, इसको कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। स्पैनिंग क्या होती है, अगेन सुन लें, आपके पास प्रोसेस है 6 KB का, लेकिन आपका साइज फिक्स है 5 KB का, ठीक है। 5 5 KB के दो साइज है,
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 6 KB को डिवाइड कर लें 3 और 3 KB में ताकि आपका प्रोसेस स्टोर हो सके। ये जो ब्रेक होता है, प्रोसेस को ब्रेक करते हैं आप, इसको कहा जाता है स्पैनिंग। और स्पैनिंग कॉन्टिन्यूअस मेमोरी के अंदर अलाउड नहीं होती। ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास रह गया है, ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि द मेमोरी विच विल बी वेस्टेड ड्यू टू द प्रोसेस इज स्मॉल, इट इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जैसे गाइस आपको मैंने अभी बताया कि आपका साइज 5 KB का फिक्स था, ठीक है, आपके पास जो प्रोसेस आया वो 3 KB का आया, तो 2 KB की स्पेस बच गई। ये जो स्पेस बच गई है इसको कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी क्योंकि मेमोरी जो थी वो वेस्ट हो गई है, क्योंकि प्रोसेस आपके पास स्मॉल था, उतना था ही नहीं। अगर तो पूरा पूरा होता तो आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जीरो होती, क्योंकि अभी तो मेमोरी का साइज मेमोरी का साइज बड़ा है और आपके प्रोसेस का साइज छोटा है, तो इसमें से आपको 2 KB की होल मिल गया। ठीक है, इस 2 KB का होल मिल गया, तो इसको कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखिए ये मैंने लिखा है स्पैनिंग इज नॉट अलाउड, और ये किस में अलाउड नहीं होती? कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर, CM के अंदर ये अलाउड नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको दोबारा समझिए, इधर एक और बार आ गया है, मीन्स दैट वी डू नॉट ब्रेक द प्रोसेस। लेट्स से हम कहते हैं प्रोसेस का साइज 6 KB है एंड मेमोरी साइज इज 5 KB, सो वी कैन नॉट ब्रेक द 6 KB साइज। हम 6 KB के साइज को 3 और 3 में या 4 और 2 में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 3 और 3 KB में नहीं कर सकते डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते और इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो इसको प्रोसेस को कहा जाता है स्पैनिंग। स्पैन नहीं कर सकते, और स्पैनिंग जो होती है ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर अलाउड नहीं होती। ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताए हैं। आगे जो इसकी सेकंड टाइप आती है जिसको कहते हैं डायनामिक पार्टीशनिंग, जिसको हम कहा जाता है, डायनामिक को क्या कहा जाता है? वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है, वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है, और वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होती है गाइस? आपके पास वेरिएबल पार्टीशनिंग ऐसी पार्टीशनिंग होती है जिसके अंदर आपका मेमोरी का साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, देखिए ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, 3 है, वेरियस प्रोसेस आ रहे हैं। ठीक है, 3, ठीक है, 2 KB, 16 KB। ठीक है, इसमें मेमोरी का साइज फिक्स नहीं होता। और कॉन्टिन्यूस में एक बात याद रखें, कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर डाटा एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। ठीक है, P1 इधर स्टोर होगा, ठीक है, P2 इधर स्टोर होगा, P3 ऐसे इधर स्टोर होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, लोकेशंस के अंदर स्टोर है, जबकि नॉन कॉन्टिन्यूस के अंदर हो सकता है P1 इधर स्टोर हो रहा हो, P3 इधर, P2 इधर स्टोर हो रहा हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ इसकी लिमिटेशंस होती है, वो भी देख लें कि नंबर ऑफ, नो लिमिटेशन ऑफ मेमोरी से। ठीक है, मेमोरी साइज की कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसके अंदर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है गाइस आपके पास के इसमें होल विल प्रोड्यूस। ठीक है, होल प्रोड्यूस होंगे, होल विल प्रोड्यूस व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली व्हेन डीप द मेमोरी। जरी सी बात है, जब गाइस आपके पास 5 KB का प्रोसेस है, सॉरी 5 KB आपके पास मेमोरी का साइज है और 3 KB आपके पास प्रोसेस का साइज है, जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो 2 KB की स्पेस बची ना। लेकिन क्या याद रखें, जब ये प्रोसेस अब 3 KB से 2 KB तो प्रोसेस से बची है, लेकिन जब ये 3 KB एग्जीक्यूट होगा जिस प्रोसेस ने जगह ली थी, तो ये वापस इसमें ऐड भी तो होगा ना, क्योंकि वो प्रोसेस तो अब जा चुके हैं। तो इसने क्या कर दिया, अब 5 KB का होल बना दिया, इसको कहा जाता है होल। और होल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है होल के लिए, कि होल को मैनेज करने के लिए हमारे पास 4 एल्गोरिदम्स है, वो आप काइंडली मेरी वीडियो को देख लें। ठीक है, उसमें हमारे पास एल्गोरिदम है, बेस्ट फिट है, नेक्स्ट फिट है, फर्स्ट फिट है और वर्स्ट फिट है। ठीक है, वो इसी होल्स को, ठीक है, हैंडल करने के तरीके हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।